नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सके और सफलता सुनिश्चित कर सके। तो दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अर्थात यहाँ पे थियरी की क्लास होती है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपके थियरी कंप्लीट नहीं होते हैं, तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास होती है। इनके इस लाइव क्लास में आप नहीं जोड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है। मैंने खुद की हैंड राइटिंग से जो नोट्स क्रिएट किया है, वो नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि बेस्ट से बेस्ट चीजें आपको प्रोवाइड हो सके। आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के जितने भी यूनिट होते हैं, सारे यूनिट के हर टॉपिक के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो एक तरफ आप कॉन्सेप्ट को देखते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरी तरफ टेस्ट दीजिए, देखिए कि आखिरकार गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी यहाँ पे होती है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। आपको इधर उधर से कुछ भी बहुत ज्यादा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस इसे ठीक तरीके से आप एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर जो हम बात करें कोर्स की वैलिडिटी की, तो कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान समय में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ अगर जो कोई नई वैकेंसी आती है और उसके लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। सो सिंपली आप अगर जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन दिया गया है। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या इन केस अगर जो आप वहाँ से डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं या आपकी कोई भी इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में आय बढ़ने के पश्चात जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण है। खूबसूरत सा प्रश्न है। तो अब यहाँ पे एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सर न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत ये किसने दिया था। तो न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था? तो लिविंगस्टीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? तो लेवेंस्टीन के द्वारा दिया गया था न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत। अब लेवेंस्टीन साहब ने क्या कहा था? लेवेंस्टीन साहब ने ये कहा था कि जैसे देखिए, एक लाइन की बात में अगर जो मैं लेवेंस्टीन की थियरी को पढ़ाऊं तो बताऊं, तो लेवेंस्टीन ने ये कहा था कि देखिए, जब लोगों की आय बढ़ती है ना, तो जब लोगों की आय में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है, जब आपकी आय बढ़ेगी, जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा, तो खान पान पे आप ज्यादा क्या करेंगे? पैसा व्यय करेंगे। आप शिक्षा पे पैसा ज्यादा व्यय करेंगे, आप स्वास्थ्य पे पैसा ज्यादा व्यय करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो मृत्यु दर होगा उसमें कमी आ जाएगी। मृत्यु दर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इजी सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, जब आपके पास पैसा नहीं होगा। लेवेंस्टीन साहब का क्या कहना है? तो लेवेंस्टीन साहब का ये कहना है कि जब अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होती है, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं जब होती हैं, तो जब इस पे जनसंख्या में वृद्धि होती है, जब जनसंख्या बढ़ता है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है,
और जब प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में क्या आती है, कमी आती है। और जब प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है तो ये लोगों के जीवन निर्वाह के बराबर हो जाता है, जीवन निर्वाह के बराबर हो जाता है। और जब जीवन निर्वाह के बराबर हो जाता है इसका मतलब कि लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ले पा रहे हैं, लोग रहने की व्यवस्था कर पा रहे हैं। तो जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में जब लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ले रहे हैं तो मृत्यु दर में कमी आ जाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि मृत्यु दर कम होना, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसने दिया, लिविंगस्टीन ने दिया। क्या कहा कि जब लोगों की आय बढ़ती है तो उसके कारण जनसंख्या बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि आश्रितता लोगों पे बढ़ जाती है, और जब आश्रितता बढ़ जाती है तो अब लोग क्या करते हैं कि खर्च करते हैं स्वास्थ्य पे, तो स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं तो मृत्यु दर में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, वांछित समृद्धि दर क्या है? अब अगर जो हैरड डोमर मॉडल को आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि वांछित समृद्धि दर क्या होता है, प्राकृतिक समृद्धि दर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, चलिए ठीक है। तो वांछित समृद्धि की दर, अब अगर जो आपने हैरड डोमर मॉडल को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। तो वांछित समृद्धि, अच्छा एक कमेंट करके बताइएगा कि प्राकृतिक समृद्धि की दर उन्होंने क्या कहा था, प्राकृतिक समृद्धि की दर क्या होती है हैरड डोमर मॉडल के अंतर्गत, ये भी बताइएगा। तो वांछित समृद्धि दर के अंतर्गत उन्होंने कहा कि यह वह दर होती है जिस पर उत्पादक की प्रत्याशाएं संतुष्ट होती हैं। अर्थात वांछित समृद्धि दर एक ऐसा दर होता है जिसमें उत्पादक अर्थात जो वस्तुओं का उत्पादन करता है ना, वो अपनी संतुष्टि के स्तर पे बना रहता है। उसको ये रहता है कि ठीक है भैया, हम इतना ही उत्पादन करेंगे, इसी तरीके से उत्पादन करेंगे और इसी तरीके से लाभ को अधिकतम करेंगे। तो वांछित समृद्धि दर का मतलब क्या होता है हैरड डोमर मॉडल में? तो वांछित समृद्धि दर का मतलब ये होता है कि वह दर जिस पर उत्पादन की प्रत्याशाएं क्या होती है, संतुष्ट होती है। अर्थात एक उत्पादक संतुष्ट होता है वह जो उत्पादन कर रहा होता है उस पर। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इस सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। और अब हम लोग दोस्तों एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, है ना? और अब बहुत मजा आने वाला है, अब बहुत मजा आने वाला है। क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए, अब एक प्रश्न यहां से जरूर पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो अमर्त्य सेन की बात हो रही है, तो अमर्त्य सेन ने तकनीकी चुनाव की बात किया था ना। अमर्त्य सेन ने किसकी बात की थी? तकनीकी चुनाव की बात की थी। हर्षमैन साहब की बात करें तो हर्षमैन साहब ने असंतुलित विकास की बात की थी। कहा था कि अर्थव्यवस्था में चूंकि श्रम और पूंजी सीमित मात्रा में विद्यमान है, इस वजह से अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र है सभी क्षेत्रों में आप इस सीमित श्रम और पूंजी को न लगाइए, आप उन क्षेत्रों में इस सीमित पूंजी और श्रम को लगाइए जहां से आपको लाभ ज्यादा मिल सकता है, और बाद में जब आपको लाभ होगा तो बचे हुए क्षेत्र में आप क्या करिएगा, निवेश कर दीजिएगा। अब रोस्टो साहब की बात करें तो रोस्टो साहब एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम था द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में उन्होंने आर्थिक विकास के 5 चरणों को बताया। पहला परंपरागत समाज जिसमें मांग व पूर्ति बहुत कम होती है। दूसरा आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था। तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था। चौथा परिपक्वता की ओर अग्रसर। और पांचवा अत्यधिक उपभोग अर्थात समृद्धि की अवस्था। और गुरनार मिडल की बात करें तो ये चक्रीय संचयी प्रक्रिया की भी बात करते हैं। सो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, 4 2 1 3 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन में कहा गया है कि विकास का प्रबल प्रयास सिद्धांत बड़े पैमाने के विकास प्रयासों की मांग करता है। क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है तो कारण दिया जा रहा है कि सभी विकासशील देश क्षेत्रफल व जनसंख्या में वृहद होते हैं। खूबसूरत सा प्रश्न। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है,
क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी क्यों बोल रहे हैं भाई? अब प्रबल प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? प्रबल प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। प्रबल प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करके बताइए। प्रबल प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो किसने कहा था कि अगर अर्थव्यवस्था गरीबी के दुष्चक्र में फंसी हुई है। अब गरीबी के दुष्चक्र का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लोगों की आय बहुत कम है। जब लोगों की इनकम कम होगी तो जाहिर सी बात है, जब लोगों की आय कम होगी तो लोग निवेश कम करेंगे, और जब निवेश कम करेंगे तो उत्पादन कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो उनको लाभ कम मिलेगा, और अगर जो लाभ कम मिलेगा तो उनकी आय भी क्या होगी? कम ही रहेगी। तो गरीबी का दुष्चक्र यही होता है कि आपके पास आय कम है, इस कारण से आप क्या हो रहे हैं? गरीब हो रहे हैं। ठीक है, तो गरीबी के दुष्चक्र का मतलब क्या होता है कि भैया आपकी इनकम कम है, इस कारण से आपकी निवेश क्षमता कम है, निवेश कम है तो आप उत्पादन कम कर पाएंगे, उत्पादन कम करेंगे तो लाभ कम कमाएंगे, और लाभ कम कमाएंगे तो आय आपकी कमी रहेगी। यही होता है गरीबी का दुष्चक्र। अब अगर जो आप रेगनर नर्स साहब को पढ़ेंगे तो वो मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के माध्यम से इसको सविस्तार से बताया था। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि प्रबल प्रयास सिद्धांत किसने दिया था, या बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया था? तो रोजेस्टीन रोडान के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? रोजेस्टीन रोडान के द्वारा बड़े धक्के का सिद्धांत दिया गया था, जिसमें उन्होंने क्या बोला था? जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर तो अर्थव्यवस्था में गरीबी का दुष्चक्र है, या अर्थव्यवस्था में लोगों की आय बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पे विनियोग को बढ़ाना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? बड़े पैमाने पे विनियोग को बढ़ाना चाहिए। और जब सरकार बड़े पैमाने पे विनियोग को बढ़ाएगा तो ऐसी स्थिति में एक तरफ अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में पूर्ति बढ़ेगी, अर्थात उत्पादन भी बढ़ेगा। जब मांग भी बढ़ेगी और पूर्ति भी बढ़ेगा तो देश में आर्थिक क्रियाएं क्रियाशील हो जाएंगी और देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। देश क्या होगा? आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। अब आते हैं हम इस प्रश्न की तरफ। तो विकास का प्रबल प्रयास सिद्धांत बड़े पैमाने के विकास प्रयासों की मांग करता है। देयर इज नो डाउट, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। और सभी विकासशील देश क्षेत्रफल व जनसंख्या में वृहद होते हैं। नहीं भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है नहीं है कि सभी विकासशील देश क्षेत्रफल व जनसंख्या में बड़े होते हैं। जैसे अगर जो हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का तो क्षेत्रफल कम ही है ना। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका क्षेत्रफल क्या है? कम है। नेपाल की अगर जो बात करें तो नेपाल का भी तो क्षेत्रफल कम ही है ना। तो ये डजेंट मैटर कि आपके देश का क्षेत्रफल कैसा है या आपके देश की जनसंख्या कैसी है। ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि अगर जो आपके देश का क्षेत्रफल कम है या आपके देश का क्षेत्रफल ज्यादा है, या आपके देश की जनसंख्या कम है या आपके देश की जनसंख्या ज्यादा है, तो ये एक विकासशील अर्थव्यवस्था होने का कारण बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत क्षेत्रफल में छोटे छोटे हैं लेकिन फिर भी वो विकासशील हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल में बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी वो विकासशील हैं। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ये क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं इस प्रश्न को। सी उत्तर होगा ना कि ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। हाँ, एप्लीकेशन पे जो क्लास है वो आज मैं लाइव आया था। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि सारी चीज़ें अब ठीक हो गई हैं। एप्लीकेशन पे अब कोई समस्या नहीं आ रही है। एप्लीकेशन का अपडेट का ऑप्शन आया था, इस वजह से थोड़ी बहुत समस्या आ रही थी तो क्लास में नहीं ले पा रहा था पिछले कुछ दिनों में। लेकिन अब आप लोगों की क्लास निरंतर प्रारंभ हो जाएगी। कई सारे लोग जुड़े भी थे आज, तो आप अपने अपने बैच में समय के अनुसार कल से क्लास ज्वाइन करिएगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहे भाई? कि हैरड के आर्थिक समृद्धि प्रारूप में यदि वास्तविक विकास दर वांछित दर से अधिक हो। अब इसके लिए अगर जो आपने हैरड डोमर मॉडल नहीं पढ़ा है तो कैसे आपको समझ में आएगा?
ये कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि यार कॉन्सेप्ट पढ़ा करिए। ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्ट आपको पता ना हो और इस चक्कर में क्या हो जाए कि आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाए। क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं। और कोई? तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हैरेंडोमर मॉडल की बात करेंगे तो जी ए इज इक्वल टू जी एन इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इन्होंने बोला था ना, यहीं पे तो इन्होंने कहा था कि स्वर्णिम युग होगा। स्वर्णिम युग की बात यहीं पे तो इन्होंने किया था ना। अब इसको सब विस्तार से अगर जो आपको जानना है तो कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, तो ये वाली कंडीशन आपसे पूछ रहा है कि अगर जो जी ए ग्रेटर देन होता है जी डब्ल्यू के, तब अर्थव्यवस्था में कौन सी स्थिति विद्यमान हो सकती है? तब अर्थव्यवस्था में अनियंत्रित असंतुलन क्रिएट हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुम्पीटर ने अपने द्वारा प्रतिपादित विकास के सिद्धांत में बल दिया। अब एक लाइन में बताऊंगा, आपको पूरी जिंदगी भर ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। शुम्पीटर साहब एक अर्थशास्त्री हुए और एक बहुत ही बेहतरीन अर्थशास्त्री हुए, ठीक है। बहुत खूबसूरत से अर्थशास्त्री हुए और इन्होंने जो बात कही वो हमेशा रिलीवेंट रहेगा अगर जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम लोग बात करें तो। शुम्पीटर साहब ने ये कहा कि अगर जो देश को आर्थिक विकास करना है या आर्थिक समृद्धि करना है या एक देश के लोगों को बहुत ज्यादा इनकम अर्जित करनी है, तो ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना होगा? लोगों को नव प्रवर्तक होना पड़ेगा। नव प्रवर्तक, नव प्रवर्तक का मतलब क्या होता है कि लोग इनोवेटिव, ठीक है, लोग क्या हो? इनोवेटिव हो, कुछ ऐसे आइडियाज लोग लेकर के आए जो आइडिया आज के पहले किसी ने नहीं लाया। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि कैप बिकता है अर्थात टोपी बिकता है, तो कोई एक व्यक्ति होगा ना जिसने सोचा होगा कि ठीक है मनुष्य बाहर निकलता है तो ऐसी स्थिति में उसके सर पे सीधे धूप लगता है या सीधे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके लोगों के लिए कैप बनानी चाहिए। तो कोई एक व्यक्ति आया होगा और उसने कैप बनाना प्रारंभ किया होगा। जब उसने कैप बनाना प्रारंभ किया होगा तो वो क्या हो गया? नव प्रवर्तक हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया? वो नव प्रवर्तक हो गया। और अब मान लीजिए कि आप हैं, तो अगर जो आप नव प्रवर्तन करना चाहते हैं, किसी वस्तु का ऐसा उत्पादन करना चाहते हैं जो आज से पहले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको पैसे की जरूरत होगी। और जब पैसे की जरूरत होगी तो आप बैंक से क्या कर लेंगे? ऋण ले लेंगे, बैंक से साख ले लेंगे, ठीक है। तो बैंक से आप क्या कर लेंगे? साख ले लेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे कि नव प्रवर्तन की भूमिका, सभी लोग का उत्तर ठीक है। नव प्रवर्तन की भूमिका का मतलब क्या है? देखिए ध्यान समझिए कि शुम्पीटर ने अपने द्वारा प्रतिपादित विकास के सिद्धांत में किस पर ज्यादा बल दिया? तो शुम्पीटर साहब ने यह कहा कि अगर किसी देश को आर्थिक विकास करना है तो उस देश के लोगों को नव प्रवर्तक होना चाहिए, मतलब नए नए आइडियाज लाने चाहिए, ऐसे आइडियाज लाने चाहिए जो आज के पहले किसी ने नहीं लाया। जैसे मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि सनरूफ हो गया, ठीक है। जैसे कार में आप देखते हैं ना, पहले ऊपर से बंद कार आती थी, लेकिन कोई एक कार का इंजीनियर आया होगा और उसने क्या कर दिया? ऊपर से सनरूफ दे दिया, थोड़ा सा स्पेस ऊपर कार में दे दिया, ताकि अब बहुत सारे लोग कार में खड़े होकर के भी शहर को देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जिसके पास 20 लाख रुपए की कार है या 50 लाख रुपए की कार है और अगर जो उसमें सनरूफ नहीं है, तो अब लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं भैया अब वो कार हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक नया कार खरीदेंगे जिसमें सनरूफ होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक कोई नव प्रवर्तक आया और उसने क्या कर दिया? अरबों खरबों रुपए का, असंख्य पैसों का उसने क्या कर दिया? इन्वेंट कर दिया और मार्केट कर दिया। तो इससे क्या होगा? विकास को बल मिलेगा। यही बात शुम्पीटर ने कहा था। अगला प्रश्न कि निम्न पर विचार करिए और विचार करके ये बताइए कि उपरोक्त में से मानव पूंजी विकास में कौन से सम्मिलित होते हैं। अब मानव पूंजी विकास का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो देखिए कि मानव पूंजी में विकास की अगर जो हम बात करें तो देखिए, जैसे अगर जो आसान भाषा में मैं बताऊं तो मानव पूंजी का विकास का मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं?
बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? बच्चे को इसीलिए तो पढ़ाते हैं ना कि उसका बौद्धिक विकास हो पाए, ठीक है, उसका शारीरिक विकास हो पाए, वो अच्छे तरीके से जिंदगी को जीना, अच्छे तरीके से वो जिंदगी को जी पाए, अच्छे तरीके से वो अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर पाए। इसीलिए तो माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इसीलिए तो माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो माँ बाप भी क्या कर रहे हैं? मानव पूंजी का विकास कर रहे हैं, ठीक है। अब माँ बाप ऐसा नहीं है कि अगर जो आपको 10 साल तक केवल पैसा दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि तैयारी करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो भाई वो भी जानते हैं कि आप चाहे कितनी भी तैयारी करेंगे, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस समाज के अन्य लोगों की अपेक्षा अपने आप को एक दूसरे पायदान पे पाएंगे और आप बहुत बेहतर जिंदगी में करेंगे, हासिल कर रहे हैं। कुशलता और शिक्षा से आपको ये मालूम होगा कि हम क्या करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, क्या करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि नहीं, जनसंख्या में वृद्धि मानव पूंजी के विकास से संबंधित नहीं है। अगर जो जनसंख्या में वृद्धि होता ही चला जाए और लोगों को शिक्षा ही ना मिले, लोगों को स्वास्थ्य ही ना मिले, लोगों को आवास ही ना मिले, तो किस तरीके से मानव पूंजी का विकास होगा? ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षा, अगर जो आप शिक्षित होंगे तो अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा सोच सकते हैं, आवास अच्छा रहेगा तो आप वहां पे अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। अधिक उत्पादक क्षेत्रों के लिए श्रमिकों का प्रवास, बिल्कुल ठीक है। अगर जो अधिक उत्पादक क्षेत्र है, जैसे कि अब कृषि क्षेत्र छोड़ करके लोग उद्योगों की तरफ पलायित हो रहे हैं, तो अधिक उत्पादक क्षेत्रों के लिए श्रमिकों का प्रवास, ये भी मानव पूंजी का विकास है। और सामाजिक संरचना में अगर जो सुधार होता है, अर्थात सामाजिक संरचना में सुधार का मतलब क्या? कि सड़क अच्छी हो जाती है, बिजली अच्छी हो जाती है, स्वास्थ्य लोगों को अच्छा मिलता है, परिवहन लोगों को अच्छा मिलता है, सड़क अच्छी मिलती है, तो इससे भी क्या होगा? उत्पादकता बढ़ेगा। और जब मानव पूंजी का विकास होगा तो देश में उत्पादन बढ़ाया जाएगा, और जब उत्पादन देश में बढ़ेगा तो उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। बस यही बात है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानता को नहीं मापता है? आय की असमानता को कौन नहीं मापता है, बेसिकली आपको बताना है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी अभी तक एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप जरूर ज्वाइन करिए। मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि वहाँ पे सिस्टमेटिक वे से सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बस ईमानदारी से जितना भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ, जितनी भी कॉन्सेप्ट की क्लासेस हो रही हैं, जो भी आपको नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, करंट दिए जा रहे हैं, उसको ठीक तरीके से फॉलो करिए, बार बार उसका रिवीजन करिए। इससे ज्यादा कहीं और से आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं। झूठ मूठ में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि यहाँ से भी पढ़ने, वहां से भी पढ़ने, ऐसे भी पढ़ने, वैसे भी पढ़ने। अरे भाई, बहुत परेशान मत होइए। जितना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, उतना मोर देन सफिशियंट है। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, ठीक है, जितना मैं करवा रहा हूँ मोर देन सफिशियंट है। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए अच्छे से। मेरी 200 क्लास यूट्यूब की, 200 क्लास, 100 क्लास भी यूट्यूब की कर लेंगे, 200 क्लास अगर जो आप हमारी एप्लीकेशन की कर लेंगे, आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको बच्चों का खेल लगेगा। इजी सी बात है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। नीचे जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, आप डाउनलोड करके और डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी इंक्वायरी के लिए ये जो नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानता को नहीं मापता है? तो आय की असमानता को कौन कौन मापता है? लारेंज वक्र मापता है, गिनी गुणांक मापता है। आय विषमता को मापने की मुख्य दो विधियां हैं। कौन कौन सी? एक लारेंज वक्र, दूसरा गिनी गुणांक। उसके बाद विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या का प्रतिशत भी होता है, इससे भी आय असमानता निकाला जा सकता है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है आपकी देश की राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय अपान आपके देश की कुल जनसंख्या, आपके देश की कुल जनसंख्या, ठीक है, यही तो प्रति व्यक्ति आय होता है। तो भैया राष्ट्रीय आय अपान जनसंख्या कर देंगे तो हमें तो औसत निकल जाएगा ना, तो असमानता कैसे निकलेगी? इससे तो हमें औसत निकलेगा ना।
तो हमें असमानता कैसे प्राप्त होगा कि गरीब और अमीर के बीच की खाई कितनी है। सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। परेशान ना होइए, जो लोग टेस्ट की बात कर रहे हैं, 1-2 दिन की बस बात है, कल तक सारी समस्या दूर हो जाएगी। आपको टेस्ट भी मिलने लगेगा, नोट्स भी मिलने लगेगा। इकोनॉमिक्स के अब सारे यूनिट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। पहले केवल वहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था और 1-2 यूनिट और था, लेकिन अब कल परसों से आपको इकोनॉमिक्स के जितने भी 10 से 12 यूनिट होते हैं उसके सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई कि गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है। गंगा कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 फरवरी 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी 1997 में गंगा कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया? इसके अंतर्गत ये कहा गया कि ग्रामीण इलाके में जो निर्धन वर्ग है, ग्रामीण निर्धनों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब सिंचाई सुविधा में क्या होगा? तो आपने ट्यूबवेल देखा है? ट्यूबवेल देखा है कि नहीं देखा है? ट्यूबवेल कितने लोगों ने देखा है? ट्यूबवेल आपने देखा होगा। आपने नहर देखा होगा। नहर देखा है? ट्यूबवेल में कई लोग नहाए भी होंगे बचपन में, नहरों में भी कई लोग नहाए होंगे, ठीक है। तो ये अगर जो हम लोग बात करें इस प्रश्न की, तो गंगा कल्याण योजना की शुरुआत जो होती है वो 1 फरवरी 1997 में होती है। और गंगा कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि ऐसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और निर्धन हैं, उनको सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। और वो सिंचाई सुविधाएं ट्यूबवेल के माध्यम से उपलब्ध होगी और नहरों के माध्यम से उपलब्ध होगी। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, गरीब किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूबवेल होता था भाई हम लोग के बचपन में, अभी भी ट्यूबवेल कई जगह पे है ना, बहुत मजा आता था ट्यूबवेल में। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है। अब ऐसे प्रश्नों को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर कि निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर केंद्र द्वारा राज्य सरकार के साथ बांटे जाते हैं। मतलब ऐसा कौन सा कर है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच पाए जाते हैं। तो अगर जो आपसे हम ये कहें कि केंद्र सरकार की आय का कौन कौन सा स्रोत है, तो आप बहुत सारी स्रोत है, जैसे कि इनकम टैक्स है, ठीक है, आयकर है। आयकर कौन वसूल करता है? आयकर कौन वसूलता है? केंद्र सरकार वसूलता है। उसके बाद अगर जो राज्य सरकार की बात करें, तो राज्य सरकार क्या करता है? राज्य सरकार बिक्री कर वसूलता है, बिक्री कर, ठीक है। उसके साथ साथ मनोरंजन कर, उसके साथ साथ भू राजस्व कर। केंद्र सरकार की आय का कौन कौन सा स्रोत है, कितने प्रकार का टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। केंद्र सरकार कितने प्रकार का टैक्स लगाती है, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और राज्य सरकार की अगर जो बात करें, तो बिक्री कर, मनोरंजन कर, भू राजस्व कर और कृषि से संबंधित आय पर ये टैक्स लगाते हैं। और अन्य जितनी भी प्रकार की इनकम होती है, उस पर जो टैक्स लगाने का कार्य होता है वो केंद्र सरकार का होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे कि सर जी उत्पाद शुल्क जो है, ये जो उत्पाद शुल्क है ना, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मध्य डिवाइड किया जाता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित की गई। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दिया करिए। रत्नेश कुमार जी, विकास यादव जी, नेहा जी, किशोरी जी, पूनम कुमारी जी, वृष्टि शर्मा जी, फरीन फातिमा जी, सुरेश शर्मा जी, राजकुमार प्रजापति जी। चलिए ठीक है, सभी लोगों से निवेदन है, सदानंद मिश्रा जी, की एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।
क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। बीमा योजना, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों 2010 में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अगर जो हम लोग इस प्रश्न की बात करें तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जो शुरुआत होती है वो जो 1999 और 2000 वाला वित्तीय वर्ष था, इसी में इसकी शुरुआत होती है। लेकिन अब इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम बदल करके ये रख दिया जाता है संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। और ये कब किया गया? ये किया गया 2010 में, ठीक है, 2010 में। अब फिर एक बात और ध्यान से समझ लीजिएगा, ये लिख लीजिए, नहीं लिखेंगे तो फिर कंफ्यूज होंगे। ये बात है 13 जनवरी 2016 की, 13 जनवरी 2016 की ये बात है कि इसका नाम फिर से बदल दिया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना में इसको विलय कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आया? तो ये 1999-2000 वाले वित्तीय वर्ष में आया था, ठीक है। उसके बाद 2010 की ये बात है कि ये 1999 में जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई थी, इसका नाम बदल करके हम लोग रख दिए, मतलब भारत सरकार ने रख दिया संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। 2010 में इसका नाम संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रखा गया। लेकिन फिर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है तो 13 जनवरी 2016 में इसी योजना को, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खत्म करके उसके जगह पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इन्होंने क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। तो आप ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र तथा राज्यों के संयुक्त व्यय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योजना व्यय का व्यय सर्वाधिक था? खूबसूरत सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया, कई बार ये प्रश्न पूछा गया। अब देखिए, अगर जो आप खूबसूरत से छात्र हैं, अच्छे से छात्र हैं, प्यारे छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, तो आपको याद आ जाना चाहिए, पूरी पंचवर्षीय योजना की कहानी याद आ जानी चाहिए कि सर जी प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल, तृतीय पंचवर्षीय योजना चक्रवर्ती मॉडल, उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना आ जाती है जिसमें इंदिरा गांधी जी ने कहा कि गरीबी हटा दीजिए, गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उन्होंने बात किया था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम को उन्होंने शुरू करवाया था। उसके बाद आपको योजना अवकाश 2 टर्म का याद आ जाना चाहिए। एक योजना अवकाश आपको याद आ जाना चाहिए 1966 से लेकर के 1969 तक योजना अवकाश रहा, ठीक है, अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। और दूसरा जो योजना अवकाश रहा वो रहा 1990 से 1992 तक, मतलब आठवीं पंचवर्षीय योजना के जस्ट पहले तक, ठीक है। तो ये 2 पंचवर्षीय योजना याद आनी चाहिए। फिर आपको याद आना चाहिए कि सर जी आठवीं पंचवर्षीय योजना, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पे सर्वाधिक महत्व दिया गया था। ऊर्जा और मानव संसाधन के विकास पे क्या किया गया? सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक ध्यान आकर्षित किया गया। उसके बाद आपको याद आनी चाहिए 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना उच्चतर समावेशी विकास। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जब MUX अपान PX ग्रेटर देन है MUY अपान PY, तब उपभोक्ता को क्या क्रय करना चाहिए? अगर जो 10 साल आप पेपर उठाएंगे
तो उसमें से 5 बार ऐसा होगा कि ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि जितने भी कंटेंट मैं आपको एप्लीकेशन पे दे रहा हूँ और यूट्यूब पे दे रहा हूँ, इसे आप आज से लेकर के एग्जाम के एक दिन पहले तक फॉलो करते रहिए। निश्चित तौर पे मैक्सिमम चीजें आपकी यहीं से कवर हो जाएंगी, क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ यार, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई एक टॉपिक भी नहीं छूटता है। और अगर जो आप एडमिशन लेते हैं तो मैं तो आप लोगों को इतना भी आज़ादी देता हूं कि यार आप बता दो कि कौन सा टॉपिक छूट गया है, जो टॉपिक अगर जो छूट गया उसको मैं दोबारा करा देता हूं। तो अलग अलग बैचेज है और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में जुड़ते हैं, बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। उसके अतिरिक्त आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, करंट दिए जा रहे हैं, सब कुछ आप सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से इसे एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस 2000 रुपए है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो एडमिशन लेने के लिए सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या किसी भी इंक्वायरी के लिए आपको कोई भी इंक्वायरी है या आप डायरेक्ट वहां से नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि MUX का मतलब क्या हुआ, कमेंट करके बताइए। और PX का मतलब क्या हुआ, सभी लोग कमेंट करके बताइए यार। ठीक है, ठीक है। तो अगर जो MUX/PX ग्रेटर देन है, तो अगर जो आपने थोड़ा भी ये थियरी पढ़ा होगा तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि तब एक उपभोक्ता जो होगा ना, एक जो उपभोक्ता होगा वो क्या करेगा, X की मात्रा को ज्यादा खरीदेगा और Y की मात्रा को कम खरीदेगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि X की अधिक मात्रा तथा Y की कम मात्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है यदि उसकी मांग की आलोच हो। अब विलासिता की वस्तुएं क्या होती हैं? अब देखिए, एक वस्तु अगर जो विलासिता की है तो विलासिता की वस्तु क्या होती है? अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि विलासिता की वस्तु क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? तो विलासिता की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप आनंद की अनुभूति के लिए उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम बात करें रेडियो की, ठीक है, रेडियो। तो अगर जो आपके घर में रेडियो नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी रुक जाएगी। अगर जो आपके घर में टीवी नहीं है, टेलीविजन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी रुक जाएगी। आपके घर में अगर जो कार नहीं है तो भी आपकी जिंदगी नहीं रुक सकती है। आपके घर में अगर जो फ्रिज नहीं है तो भी आपकी जिंदगी नहीं रुक सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें विलासिता की वस्तुएं होती हैं, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वस्तुएं जीवनदायक है, ये वस्तुएं जीवनदायक नहीं है, लेकिन हम और आप अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए और आनंद की अनुभूति करने के लिए इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं, उसे ही विलासिता की वस्तु कहते हैं। जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, कार हो गया, फ्रिज हो गया। और इस संदर्भ में मांग की आलोच क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। अब मांग की आलोच इकाई से अधिक होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो जितनी तेजी से आपकी आय बढ़ती है उससे कहीं बहुत ज्यादा तेजी से आप अपने उपभोग व्यय को बढ़ा देते हैं। उपभोग व्यय को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब अगर जो अभी आपको नौकरी मिल जाएगी तो आपकी सैलरी कितने रुपए होगी, आपकी सैलरी होगी 70,000 रुपए महीने की। मान लीजिए कि 70,000 रुपए आपकी सैलरी होगी, लेकिन अब आप नौकरी पा गए हैं तो आप क्या करेंगे, 10 लाख रुपए का कार खरीद लेंगे। तो महीने में इनकम कितनी हुई आपकी, 70,000 रुपए, लेकिन आप 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए का कार खरीद ले रहे हैं। इसका मतलब कि आप अपनी आय से ज्यादा उपभोग कर रहे हैं। और इस संदर्भ में अगर जो ऐसा हो रहा है तो आप ये कहेंगे कि आपकी मांग की आय लोच क्या है, इकाई से अधिक है।
इट मीन्स कि जिस अनुपात में आपकी आय में वृद्धि होती है उससे कहीं तेजी से वृद्धि आप अपने विलासिता की वस्तुओं पे अर्थात उपभोग पे कर रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला अगला कि गिफिन वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सत्य है। गिफिन वस्तुएं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न श्रेणी की वस्तुएं भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? किसका हो गया भाई सिलेक्शन? ये जितने भी सिलेक्शन पाते हैं सब इसको बताते नहीं है सब हमको। जब तक सिलेक्शन नहीं मिलता है तब तक बहुत बोलते हैं सर जी सिलेक्शन। जिससे भी मैं बात करता हूँ ना वो सब यही बोलते हैं कि सर सिलेक्शन होगा तो आपसे मिलने इलाहाबाद आएंगे, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है तो बताते भी नहीं है सब इसको कि सर जी हम सफल हो गए। चलिए मैं समझ सकता हूँ कि जब आपकी नौकरी लगती है तो उसके बाद आपके पास अलग अलग चैलेंजेस होते हैं और नई जगह पे आपको एडजस्ट करना होता है, नई तरीके की ज़िंदगी में सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे कंप्लेन नहीं है किसी चीज़ का, आप खुश रहिए, आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता के पात्र आप हैं, है ना। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर होगा कि गिफिन वस्तु के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जब, देखिए गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, तो गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जब लोगों की आय में वृद्धि होती है ना तो लोग उस वस्तु की मांग को कम कर देते हैं। ठीक है, आय में वृद्धि होती है तो लोग मांग कम कर देते हैं। लेकिन बाजार का नियम हमें क्या बताता है? बाजार का नियम हमें ये बताता है, बाजार का नियम हमें क्या बताता है? बाजार का नियम हमें ये बताता है कि अगर जो आपकी इनकम में वृद्धि हो रही है, आपकी आय में वृद्धि हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने मांग को बढ़ा देंगे अर्थात उपभोग को बढ़ा देंगे। लेकिन गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में अर्थात निम्न श्रेणी की वस्तुओं में बाजार का नियम लागू नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी आय में वृद्धि होती है ना तो इन वस्तुओं की मांग को आप क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लोग बाजरा का उदाहरण देते हैं। ठीक है, बाजरा बाजरा उसके बाद केरोसिन आयल अर्थात मिट्टी का तेल, केरोसिन आयल अर्थात मिट्टी का तेल। और इनमें एक अच्छी बात क्या होती है कि गिफ्ट वस्तुओं की स्थापन वस्तुएं होती हैं। जैसे आप देखिए आज से 20-25 साल पहले लोग स्टोव पे खाना बनाते थे, है ना, लेकिन अब क्या हुआ कि अब भाई उसके जगह पे गैस आ गया तो लोग अब गैस का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी के तेल की मांग को कम कर दिए। तो ऐसी स्थिति में जितने लोग भी बी बोल रहे हैं क्या सभी लोग का उत्तर ठीक है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं क्या ठीक है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं वो ठीक ही बोल रहे हैं कि ऐसी वस्तु की स्थापन वस्तुएं क्या होती है, होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा ठीक है। और देख लीजिए सर ऑप्शन नंबर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऐसी वस्तु पर उपभोक्ता आय का बड़ा भाग व्यय करता है। अरे भाई जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तभी तो वो किसी गिफिन वस्तुओं की मांग को कम करेगा। सो इजी सी बात है, बात ये भी ठीक है, एक और दो दोनों ठीक है। तो कूट मिला लीजिएगा, एक और दो दोनों ठीक है। अगला कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब फर्म का लाभ अधिकतम होता है तब फर्म उत्पादन करती है। अब देखिए इजी सी बात है, ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब फर्म का लाभ अधिकतम होता है तब फर्म उत्पादन करती है। प्रश्नों को तोड़ना सीखिए, तोड़ेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता की बात हो रही है तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बाजार का ज्ञान सभी को होता है, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, एक जैसी वस्तु का उत्पादन होता है।
पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर उद्योग के द्वारा किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरों को मजदूरी उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मिलती है और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई भी एक व्यक्तिगत फर्म कीमत को निर्धारित नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई एक एकाधिकारी जो होता है ना, वो कीमत को स्वीकार करने वाला होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर जब कीमतों का निर्धारण होता है तो जिस कीमत का निर्धारण होता है उसी कीमत पर एक फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में क्या कर सकती है, सेल कर सकती है, बेच सकती है। ये आपका उद्योग रहा और ये आपका फर्म रहा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस प्रश्न पे, क्या उत्तर आ रहा है बताइए। ठीक है, वृद्धिमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कोई? सब ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं क्या ये बात सही है? तो अल्पकाल की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखिए। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब फर्म का लाभ अधिकतम होता है, ठीक है, फर्म का लाभ क्या होता है? अधिकतम होता है, तब फर्म उत्पादन करे। अब फर्म का लाभ अधिकतम हो रहा है, इसका सीधा सीधी मतलब क्या होता है? अब टेक्निकलिटी समझिए, प्रश्न की टेक्निकलिटी को थोड़ा समझिए कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि सामान्य कीमत होता है। यहाँ पे सामान्य कीमत ही तो होता है ना, पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्में होती हैं वो सामान्य कीमत ही अर्जित करती हैं। लेकिन अल्पकाल में कुछ समय ऐसा हो सकता है कि वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में हैं उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए। जब उनकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपने उत्पादन लागतों में वृद्धि करने लगेंगे, और जब वो अपने उत्पादन लागतों में वृद्धि करने लगेंगे तो उसका सीधा सीधी मतलब ये होगा कि ह्रासमान प्रतिफल के नियम के अंतर्गत ऐसा देखने को मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो ये वाली बात होगी भाई, अगर जो ये वाली बात होगी तो इसका मतलब कि अभी वो साम्य के स्तर पे पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, अगर जो पहले वाली कंडीशन की बात होगी तो ये साम्य के स्तर पे पहुंचा ही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी होना चाहिए, ह्रासमान प्रतिफल नियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न कि एकाधिकारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? एकाधिकारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें ठीक है, सत्य है? सभी लोग लाइक और शेयर तो कर दिया करिए। मेरी तबीयत खराब है, मैं क्लास ले रहा हूं, आप लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? लाइक और शेयर करिए। क्या उत्तर आ रहा है बताइए कि एकाधिकारी की बात हो रही है, एकाधिकारी की बात हो रही है। ठीक है, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई सर? तो अगर जो हम लोग बात करें कि एम आर सीमांत आगम है और ए आर औसत आगम है, तो अगर जो आपने अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। अगर जो आपने इतना कम से कम पढ़ा होगा कि एम आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान ई, इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है। अगर जो इतना पढ़ा है तब आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं ए। ठीक है, एम आर का मतलब क्या है, सीमांत आगम, और ए आर का मतलब क्या होता है, औसत आगम। ई क्या है, ई है कीमत की लोच। ठीक है, लोच को इंडिकेट करता है। अगला, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए जब कीमत में वृद्धि होती है तब क्या होगा? अब देखिए, अगर जो पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्में जो होती हैं वो हमेशा ही सामान्य लाभ कमाती हैं, क्योंकि कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होता है। अब फिर वही बात होगी कि अगर जो आपको दीर्घकाल नहीं पता है कि दीर्घकाल क्या होता है, अल्पकाल क्या होता है, मध्यकाल क्या होता है, तो आप क्या इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए। दीर्घकाल का मतलब ये होता है कि ऐसा समय जो 20 वर्ष से ज्यादा का है। अल्पकाल का मतलब क्या होता है, ऐसा समय जो 1 साल या उससे कम का है। मध्यकाल का मतलब क्या होता है, ऐसा समय जो 5 साल या उसके ज्यादा के लिए, उससे ज्यादा का हो। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर
सी बोल रहे हैं, और कोई? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए जब कीमत में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है कि उसका लाभ बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोरोना का समय आया, तो जब कोविड का समय आया तो भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जहाँ पे गेहूं चावल की क्या हो गई, गेहूं चावल की समस्या हो गई। वहाँ के स्थानीय लोग जो थे वो गेहूं चावल पर्याप्त रूप से नहीं पा रहे थे। तो वहाँ की मंडी में जब वो लोग जाते थे तो देखते थे कि अरे भाई गेहूं तो बहुत महंगा बिक रहा है, चावल तो बहुत महंगा बिक रहा है। लेकिन वो केवल किस समय तक था, वो अल्पकाल तक ही था, 1-2 साल तक ही था। बाकी अब आप भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको ये बात बिल्कुल ठीक तरीके से पता है कि गेहूं और चावल की कीमत 20 रुपए से लेकर के 50 रुपए पर केजी के बीच में ही है। उससे ज्यादा अगर जो कोई आपसे बेचेगा तो आप नहीं खरीदेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्में हमेशा ही सामान्य लाभ कमाती हैं, लेकिन अल्पकाल में वो लाभ भी कमा सकती हैं, हानि भी कमा सकती हैं, और ना ही लाभ और ना ही हानि की स्थिति में भी रह सकती हैं। तो अल्पकाल में तीनों कंडीशन हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में हमेशा ही सामान्य लाभ होगा। अगला कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। इतना कम लाइक और शेयर क्यों है भाई? संध्या पांडे जी, ज्योति चौरसिया जी, पूजा मिश्रा जी, मोहम्मद शाहिद नूरी जी, बृष्टि शर्मा जी, नरेंद्र कुमार जी, राजकुमार प्रजापति जी, मीनू यादव जी, उमेश गुप्ता जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? अगर जो एकाधिकार प्रतियोगिता की बात करें तो ये तो चेम्बरलिन साहब ने दिया था ना। अब देखिए एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता अलग अलग होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बस एकाधिकार आ गया तो बस मार दो उत्तर कि जिसमें अकेला विक्रेता हो, ऐसा नहीं होगा। एक होता है एकाधिकार बाजार, ठीक है। तो एकाधिकार बाजार का मतलब होता है किसी वस्तु का अकेला विक्रेता, ठीक है। जैसे भारतीय रेलवे है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, रेलवे टिकट का अकेला विक्रेता है। लेकिन अगर जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें अनेक विक्रेता होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जी अनेक विक्रेता होते हैं तब तो पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगी। नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, और एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत विक्रेताओं की संख्या बहुत सारी होती है लेकिन विभेदित वस्तुओं का उत्पादन होता है, समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। जैसे कि मैं बार बार आपसे बताता हूं कि जब आप बस में यात्रा करते हैं या आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक व्यक्ति आता है 5 पावर बैंक के साथ में लिया रहता है, 5 पावर बैंक के साथ में लिया रहता है और कहता है कि भाई 80 रुपए से लेकर के 2000 के बीच तक सारा पावर बैंक हमारे पास मौजूद है, आप खरीद लीजिए। और जितने भी पावर बैंक होते हैं रंग में, रूप में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में सब एक दूसरे से अलग होते हैं, अर्थात वो वस्तुएं विभेदित होती हैं। उसके बाद अगर जो देयाधिकार की हम लोग बात करें तो देयाधिकार की बात कुर्नो साहब ने कहा था कि एक प्रतिद्वंदी जब अपने उत्पादन को निर्धारित करता है तो दूसरे का भी वो ध्यान रखता है। तो कहाँ पे है भाई कुर्नो साहब? यहाँ पे भी है, ठीक है। सीमांत उत्पादकता की अगर जो बात करें तो जेवेंस साहब यहाँ पे हैं। और एकाधिकार के संदर्भ में पाल स्वीजी साहब ने विकुंचित मांग वक्र की बात की, जिसमें उन्होंने ऊपर वाले वक्र को लोचदार बताया और नीचे वाले वक्र को उन्होंने क्या बताया, बेलोचदार बताया। बच्चों वाला प्रश्न है, बेलोचदार बताया। अगला प्रश्न, किक ई नांग रेखा का ऊपरी भाग सापेक्षता होता है, ठीक है। चलिए बताइए भाई, ये विकुंचित मांग वक्र की बात कर रहा है, विकुंचित मांग वक्र। तो विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दिया था? तो पाल स्वीजी साहब ने दिया था, ठीक है। पाल स्वीजी ने दिया था और किस संदर्भ में दिया था? अल्पाधिकार के संदर्भ में, अल्पाधिकार बाजार के संदर्भ में दिया था। अल्पाधिकार
बाजार के संदर्भ में इन्होंने ये बात बताई थी। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? ठीक है, तो अब फिर वही बात हो गई कि अब ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ऊपर वाला वक्र होगा ये लोचदार होगा, ऊपर वाला वक्र क्या होगा, लोचदार होगा, और जो नीचे वाला वक्र होगा ये बेलोचदार होगा। नीचे वाला वक्र क्या होगा, बेलोचदार होगा, और अल्पाधिकार बाजार से संबंधित ये अवधारणा उन्होंने दिया था। ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अधिक, चूंकि ये ऊपरी भाग पूछ रहा है ना, तो ऊपरी भाग तो यही है ना, ऊपरी भाग ये है ना, तो ऊपर वाला क्या होता है, लोचदार होता है, और नीचे वाला क्या होता है, पूर्ण रूप से बेलोचदार होता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा। अब जैसे देखिए जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा ना, वो कहेगा सर जी बच्चों वाला प्रश्न है सर, ऐसे कहेगा सर जी बच्चों वाला प्रश्न है। और जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होगा वो ये कहेगा कि अरे भाई इकोनॉमिक्स तो बहुत कठिन है, इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर, बताइए। खूबसूरत सा ये कॉन्सेप्ट बनता है मार्शल और एजवर्थ का। अगर जो मार्शल और एजवर्थ का आपने थियरी नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए। देखिए कुछ कुछ ऐसे अर्थशास्त्री है ना जिनकी थियरी आप पढ़ लेंगे ना, तो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीज़ें समझने में आपको आसानी मिलेगी। जैसे अगर जो आप फिशर को पढ़ लेते हैं, आप फ्रीडमैन को पढ़ लेते हैं, आप कीन्स को पढ़ लेते हैं, आप रिकार्डो को पढ़ लेते हैं, आप मार्शल और एजवर्थ को पढ़ लेते हैं, आप जीएस मिल को पढ़ लेते हैं, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट को अगर जो आप पढ़ लेते हैं, मार्शल को पढ़ लेते हैं, पीगू को पढ़ लेते हैं, तो ये पूरी इकोनॉमिक्स की समझ आपके दिमाग में विकसित कर देंगे। ठीक है, लेकिन गहराई से पढ़ेंगे तब, है ना। क्या उत्तर आ रहा है सर? सभी लोग सी बोल रहे हैं। तो दोस्तों मार्शल एजवर्थ बॉक्स मानचित्र में दो उपभोक्ताओं के तटस्थ वक्रों के स्पर्श बिंदुओं के बिंदुपथ को जाना जाता है, तो प्रसंविदा वक्र या संविदा वक्र के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला, सामान्य साम्य तथा आंशिक साम्य के प्रत्यय संबंधित हैं। किससे संबंधित है? सामान्य साम्य की कौन बात करता है और आंशिक साम्य की कौन बात करता है, बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, और देखिए हर जगह परीक्षा जो है अब आने वाले समय में होने वाली है ना, हर जगह परीक्षा होने वाली है। मन से लग जाइए, मन से लग जाइए, क्योंकि जिंदगी में कुछ है नहीं जब तक खुद स्वतंत्र नहीं रहेंगे, जिंदगी में खुद से कुछ नहीं करेंगे, तब तक जिंदगी में कुछ है नहीं। अगर जो आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसा दे भी दे और कहे कि घर में बैठे रहो या घर में बैठी रहो, तो उस पैसे का कोई मतलब आपकी लाइफ में नहीं निकलेगा, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप तो चाहते हैं कि समाज में निकले, कुछ अच्छा करें, स्वतंत्र रहें, कुछ बढ़िया कमाएं, कुछ अच्छा किया जाए ज़िंदगी में। तो कोई आपसे ये कहेगा कि मत पढ़ो, खूब पैसा ले लो, घर में रहो, कपड़ा धुलो, बर्तन मांजो, तो ऐसी ज़िंदगी आप स्वीकार करेंगे इतना पढ़ाई लिखाई के बाद? नहीं करेंगे ना। तो खूब मेहनत करिए। अगर जो कूद ही गए हैं कंपटीशन में तो खूब मेहनत करिए। कब तक करिए? जब तक सिलेक्शन ना मिल जाए। नहीं तो फिर कंपटीशन में कूद गए हैं तो पता चले कि बहुत सारी चीज़ों का आपने सेक्रीफाई आधी जिंदगी किया है, और अगर जो सफलता नहीं मिलेगी तो फिर बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाई करना पड़ेगा, तो पूरी जिंदगी त्याग में ही बीत जाएगी। तब पूरा मेहनत से लग जाइए, पूरा मन से लग जाइए, हर तरीके से लग जाइए, तब सिलेक्शन होगा। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? कि सामान्य साम्य तथा आंशिक साम्य के प्रत्यय संबंधित हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? तो सामान्य साम्य की बात कौन करता है? ये करते हैं दोस्तों वालरस साहब, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा था कि सामान्य साम्य के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण पहलू का अध्ययन किया जाएगा, जैसे कि उस राष्ट्र की आय क्या है, उस राष्ट्र का उपभोग क्या है, उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या है, उस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये सामान्य साम्य के अंतर्गत इसका इवेल्युएशन किया जाएगा।
और आंशिक साम्य की बात कौन करता है? मार्शल साहब करते हैं। तो मार्शल साहब कहते हैं कि इसमें किसी एक यूनिट का अध्ययन होगा, एक इकाई का अध्ययन होगा, जैसे कि किसी एक व्यक्ति का अध्ययन होगा कि उसकी इनकम क्या है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का अध्ययन होगा कि उसकी इनकम क्या है, उपभोग क्या है। एक परिवार का अध्ययन होगा, एक क्या होगा? एक परिवार का अध्ययन होगा। किसी एक उद्योग का अध्ययन हो सकता है या किसी एक फर्म का अध्ययन हो सकता है, ठीक है। तो सामान्य साम्य अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करता है, जो वालरस साहब बताते हैं, और आंशिक साम्य अर्थव्यवस्था के किसी एक यूनिट का अध्ययन करता है, जिसे मार्शल साहब बताते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, क्या उत्तर आ रहा है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब ये जो गलत बताएगा ना, अब ये प्रश्न अगर जो आप गलत बताए, और अगर जो आप पुराने छात्र हैं, मेरी कम से कम 50 क्लास पढ़े हैं, और अगर जो ये प्रश्न आपने गलत बताया तो ये अच्छी बात नहीं होगी, है ना। सब गलत, एक को सही नहीं है, सब गलत है, एक आध सही है, उकरी बात सब गलत है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सबसे पहले किसने दिया था? सर्वप्रथम इस नियम की बात कौन करता है? प्रथम बार कौन बात करता है इसका? गोसेन साहब करते हैं, इसीलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, प्रथम नियम कहा जाता है। और विकसित किसने किया था इसको? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को विकसित किसने किया था? तो विकसित करने का जो कार्य किया था वो मार्शल के द्वारा किया गया था, मार्शल के द्वारा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है? तो जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, ठीक है। जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जब उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है तो हम उसकी मांग को कम कर देते हैं, यही कहलाता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, 2-3 दिन से आप कुछ खाया नहीं है, तो जब आपके सामने पहली रोटी आएगी ना, तो पहली रोटी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपकी जो भूख है वो चरम पे है। लेकिन जब दूसरी रोटी आएगी तो चूंकि पहली रोटी का आपने उपभोग किया है, तो अब थोड़ी बहुत तो आपकी भूख मर चुकी है, तो अब दूसरी रोटी कम महत्वपूर्ण हो जाएगी पहली की अपेक्षा। ऐसे ही जब 2 रोटी का उपभोग कर लेंगे तो तीसरी रोटी और कम महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी भूख और ज्यादा मिट गई है। फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर की रोटी आते आते आप कहेंगे कि बस हो गया, अब हमारी भूख खत्म हो चुकी है, अर्थात अब आप रोटी की मांग को कम कर देंगे। तो यही बात कहता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है, और उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है तो उसकी मांग में कमी आ जाती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कोई सही बता नहीं रहा था, कोई सही बता नहीं रहा था, ठीक है। और जो लोग भी बी बोल रहे हैं, ये देखिए, मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है, ये बात ठीक है, लेकिन ये उल्टा है। ये अगर जो प्रश्न में ये बात दे देता, प्रश्न में ये बात दे देता, तब इसका उत्तर ये हो जाता, ठीक है, कि भैया मांग वक्र नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, इसका रीजन ये होता है कि यहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम देखने को मिलता है, तब हो जाता है। लेकिन अगर जो आप इससे इसको कनेक्ट कर देंगे, बी से कनेक्ट कर देंगे, तो फिर ये गलत हो जाएगा। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
कि एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है। खूबसूरत सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा डी बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत क्या होता है कि अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं और विभेदित वस्तुओं का उत्पादन होता है। विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है, मतलब समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। इसके अंतर्गत आप भी क्या कर सकते हैं कि उद्योग में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि फर्मों का प्रवेश क्या हो जाता है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश होता है। तो एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है, वो है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। जैसे कि आप लोग जब ट्रेन में यात्रा करते होंगे या बस में यात्रा करते होंगे, तो बिस्लेरी के नाम से कम नहीं कुछ सैकड़ों पानी के बोतल हैं, जिसमें बस एक अल्फाबेट का अंतर है। बिस्लेरी की जगह पे कुछ और लिखा है, कुछ और लिखा है। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे मार्केट में, तो फिर क्या हो जाएगा कि दीर्घकाल में भैया ये पता ही नहीं होगा कि कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट है। तो जब ओरिजिनल डुप्लीकेट आप अगर जो नहीं जान पाएंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में सभी लोग को क्या होगा, नुकसान होगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि किस का रोजगार व आय का सिद्धांत जुड़ा हुआ है? क्या उत्तर आ रहा है? और मेहनत करिए, अपने ऊपर अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करिए, है ना। अगर जो अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, तो ये समाज आपको केवल पशु के समान ट्रीट करेगी। जब तक आपसे काम होगा, तब तक आपको खूब पिलाया जाएगा, खूब खिलाया जाएगा, खूब घुमाया जाएगा। लेकिन जिस दिन ये पता चल जाएगा कि अब आप किसी लायक नहीं बचे, किसी काम के लायक नहीं बचे, उस दिन आपको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। फिर आपको लगेगा कि यार दुनिया का सबसे बड़ा ठगा हुआ इंसान मैं ही हूं। तो अपने आप को उस स्थिति में मत ले जाइए, अपने ऊपर प्रयास करिए, छोड़ दीजिए दुनिया क्या कर रही है, कैसे कर रही है। दुनिया के पास क्या है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि किसके पास क्या है। आप अपने ऊपर प्रयास करिए, जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। क्या उत्तर होगा? किन्स का रोजगार व आय का सिद्धांत जुड़ा है? तो देखिए दोस्तों, किन्स साहब अनैच्छिक बेरोजगारी की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, दो प्रकार की बेरोजगारी खास करके किन्स साहब अपने सिद्धांत के अंतर्गत बताते हैं। पहला बताते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि आप अपनी इच्छा से बेरोजगार, आपको काम करने के लिए रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं। जैसे बिहार के कुछ गांव ऐसे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के कुछ गांव ऐसे हैं, जहाँ के लोग बस ये चाहते हैं कि हम अपने गांव में पड़े रहें, बढ़िया घर पे एक टीवी है, टीवी देखें, जा करके गांव के लोगों के साथ ताश खेलें, बस ऐसे ही घूमते रहे। उनको कोई प्रोग्रेसिव माइंड के वो है ही नहीं। तो वो क्या है, वो क्या है, वो ऐच्छिक बेरोजगार है, मतलब अपनी इच्छा से बेरोजगार है। और अनैच्छिक बेरोजगार जैसे आप लोग हो गए, ठीक है। तो अनैच्छिक बेरोजगार का मतलब क्या होता है कि प्रचलित मजदूरी दर पे आप कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रचलित मजदूरी पे अगर जो कार्य नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी इच्छा से नहीं, दूसरे की वजह से आप बेरोजगार हैं। सो इसी की बात करते हैं कौन, किन्स साहब। ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन एक तरलता जाल के संदर्भ में सत्य नहीं है? क्या उत्तर होगा? निम्नलिखित में से कौन एक तरलता जाल के संदर्भ में सत्य नहीं है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई?
कि निम्नलिखित में से कौन एक तरलता जाल के संदर्भ में सत्य नहीं है। अब तरलता जाल की अवधारणा किसने दिया था? किन्स ने दिया था। किन्स साहब ने क्या कहा था? किन्स साहब ने क्या कहा था? किन्स साहब ने क्या कहा था सर? किन्स साहब ने कहा था ना कि मुद्रा की मांग 3 कारणों से होती है। मुद्रा की मांग क्या होती है? 3 कारणों से होती है। पहला क्या होता है? लेन देन उद्देश्य। लेन देन उद्देश्य अर्थात जब आप क्या करते हैं कि लेन देन के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पूर्व उपाय उद्देश्य। पूर्व उपाय उद्देश्य, ठीक है, पूर्व उपाय उद्देश्य, जिसे इन्होंने वर्षा दिवस का भी नाम दिया। ठीक है, वर्षा दिवस का भी नाम दिया। ठीक है, पूर्व उपाय उद्देश्य क्या मतलब कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आपकी इनकम बंद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में मुद्रा की मांग आप करते हैं ताकि भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटा जा सके। और तीसरा था सट्टा मांग। सट्टा मांग, जिसे इन्होंने मुद्रा का अनोखा क्रांतिकारी तत्व कहा। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? ठीक, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। और कोई? बहुत सारी गलतियां आ रही हैं, बहुत सारी गलतियां आ रही हैं, बहुत सारी गलतियां आ रही है। इतनी गलती क्यों हो रही है भाई? ठीक है, और कोई? और कोई? ए बी में बहुत कंफ्यूजन है। इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? ए और बी में इतना कंफ्यूजन क्यों है? ये होना चाहिए ना कि मुद्रा की मांग ब्याज के प्रति क्या हो जाती है? बेलोचदार हो जाती है। क्या बोलते हैं? यही तो कहते हैं ना कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जब मुद्रा की मांग बढ़ती है तो मुद्रा की मांग के बढ़ने के साथ साथ ब्याज दर में कमी आती है, क्योंकि जब सबके सॉरी अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, तो जब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो सबके पास पैसा आएगा, और जब सबके पास पैसा आएगा तो भाई लोग ऋण क्यों लेंगे? जब लोग ऋण ही नहीं लेंगे तो ब्याज की दर कम होगी, लेकिन ब्याज की दर कभी शून्य नहीं हो सकती है या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि मुद्रा की मांग ब्याज के प्रति क्या होती है? बेलोचदार होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नहीं दिया है, कौन सा सत्य नहीं है? थोड़ा ध्यान से देखिए यार। सत्य नहीं है ये पूछ रहा है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र के लिए सत्य नहीं है? प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र के लिए कौन सा सत्य नहीं है? नहीं दिया है, इस बात को देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो अगर जो आप प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या बोला था? बोला था ना कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। बिल्कुल ठीक है, बोला था ना कि बाजार में बहुत सारे क्रेता हैं, बहुत सारे विक्रेता हैं। फिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यही मानना था, से साहब से वो बिल्कुल सहमत थे कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। उसके बाद ब्याज दर पूंजी बाजार में संतुलन स्थापित करता है, ये भी बात वो लोग करते हैं। लेकिन कीमतें स्थिर होती है, ये बात वो नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि कीमतें जो होती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं। ठीक है, परिवर्तनशील होती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि उपभोक्ता आय में हुई वृद्धि का 20% बचत करते हैं तो गुणक का मान क्या होगा? गुणक का मान क्या होगा? और देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी नहीं है तो किसकी है? बताइए। नए बच्चे आएंगे, देखेंगे, कहेंगे इतने सारे बच्चे लाइव देखे और लाइक तो लोग किए ही नहीं, तो आपकी बेइज्जती होगी और किसकी होगी? हमारी होगी। बोलिए, तो लाइक और शेयर कर दिया करिए। लाइक और शेयर सभी लोग कर दिया करिए वीडियो को। क्या उत्तर आ रहा है भाई? अब मैं बहुत उत्साह में नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग चिल्ला करके बोलते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उस तरीके से मैं नहीं बोल पाता, ना ही बोलना चाहता हूँ।
क्योंकि ड्रामा क्यों क्रिएट करना है भाई। बताइए क्या उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 5 बोल रहे हैं सभी लोग। 5 में ऐसा क्या है भाई? तो क्या उत्तर आएगा? गुणक की बात हो रही है तो K इज इक्वल टू, दो फार्मूला याद आना चाहिए। K इज इक्वल टू 1/MPS के, या K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और एक और याद आना चाहिए K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई। ठीक है, डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई। ठीक है, ये निवेश गुणक, देखिए गुणक की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने विकसित किया, या गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? तो रोजगार गुणक के रूप में। अगर जो देखिए बार बार मैं रोज कहता हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न पूछा जाता है। गुणक की अवधारणा की बात करें तो रोजगार गुणक की बात कौन करता है? तो RF कोहन साहब करते हैं। RF कोहन साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि आरंभिक स्तर पे अगर जो रोजगार में वृद्धि होता है तो इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में कई गुना रोजगार में वृद्धि होगी। उसके बाद गुणक की अवधारणा को विकसित किसने किया? तो निवेश गुणक के रूप में किसने विकसित किया? किन्स साहब ने विकसित किया। निवेश गुणक के रूप में किसने विकसित किया? किन्स साहब ने विकसित किया। किन्स ने क्या कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा बढ़ाई जा रही है तो जितनी तेजी से जितना निवेश बढ़ाया जा रहा है इसका कई गुना वृद्धि क्या होता है? राष्ट्रीय आय में देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। गुणक का मान क्या दिया गया है? उपभोक्ता आय में दी हुई वृद्धि 20% है, अर्थात ये MPS की बात हो रही है ना सर, ये MPS की बात हो रही है ना। अच्छा हाँ, MPS इसकी बात हो रही है। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/20 इंटू 100। जब 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? बताइए। किन्स की बात हो रही है। किन्स साहब ने क्या कहा था? मुद्रा की मांग किस पे निर्भर करती है? तो किन्स साहब ने कहा था ना, किन्स साहब, अब इसको तो आप बड़ी कई तरीके से आप इसे प्रश्न को सही कर सकते हैं, ये एक जगह नहीं कई जगह ये बात किन्स साहब की है। तो किन्स साहब ने क्या कहा था? किन्स साहब ने ये कहा था कि जो आपकी इनकम होती है, जो आपकी आय होती है ना, वो क्या होता है? ये आपके उपभोग और प्लस बचत के बराबर होता है, और ये जो बचत होता है ना, यही आपका निवेश होता है, यही आपका निवेश होता है। ठीक है, तो मुद्रा की मांग जो निर्भर करेगी वो आपकी आय पे निर्भर करेगी और ब्याज दर पे भी निर्भर करेगी। उन्होंने क्या कहा कि अगर जो ब्याज की दर ज्यादा होगी, अगर जो ब्याज की दर ज्यादा होगी तो लोग ऋण देना ज्यादा पसंद करेंगे, और अगर जो ब्याज की दर कम होगी तो लोग ऋण देना कम पसंद करेंगे। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि लॉरेंज वक्र निम्नलिखित में से किस कोटि को मापता है? लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, इजी सी बात है। लॉरेंज वक्र अगर जो आपने कभी पढ़ा होगा तो कुछ इस तरीके का एक ग्राफ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बताइए। ठीक है, लॉरेंज वक्र शून्य से शुरू होकर के 100 के बीच में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, 0 से 100 के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो चलिए इजी सी बात है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक ये आय में असमानता को मापता है। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक आय में असमानता को मापता है। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किसने त्वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अच्छा, त्वरक की बात कर रहा है। ठीक है, त्वरक की बात कर रहा है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि एक प्रश्न पक्का है। कहां से? एक प्रश्न पक्का है। पहला क्या है? गुणक। ठीक है, देखिए
पहला क्या है, गुणक। एक प्रश्न पक्का किसी भी पेपर में पूछेगा, गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम जो दिया गया था वो रोजगार गुणक के रूप में आर एफ कोहन के द्वारा दिया गया था। रोजगार गुणक के रूप में आर एफ कोहन के द्वारा दिया गया था, आर एफ कोहन के द्वारा दिया गया था। गुणक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो गुणक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो निवेश गुणक के रूप में विकसित किया गया था। किसके द्वारा? किन्स साहब के द्वारा, किन्स साहब के द्वारा। और वहीं अगर जो त्वरक की हम लोग बात करें तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो सर्वप्रथम अफ्टेलियन के द्वारा दिया गया था, अफ्टेलियन के द्वारा, ठीक है। और त्वरक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? विकसित किसने किया था? तो विकसित करने का श्रेय जाता है जेबी क्लार्क को, ठीक है। तो जेबी क्लार्क को विकसित करने का श्रेय जाता है। एक प्रश्न यहां से जरूर पूछा जाता है, ठीक। और अगर जो हम लोग बात करें इस प्रश्न की कि त्वरक होता क्या है, त्वरक अगर जो आपसे कोई पूछे कि त्वरक क्या बताता है, ठीक है, तो उपभोग और निवेश में होने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। त्वरक क्या बताता है कि किसी राष्ट्र में उपभोग से निवेश किस तरीके से प्रभावित होगा या निवेश से उपभोग किस तरीके से प्रभावित होगा। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जेबी क्लार्क की बात कर रहे हैं अर्थात डी की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन शाख नियंत्रण का उपाय नहीं है? शाख नियंत्रण का उपाय इसमें से कौन सा नहीं है, बेसिकली आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि आरबीआई दो तरीके से शाख पे नियंत्रण को अपनाता है, ठीक है। आरबीआई दो तरीके से शाख पे नियंत्रण को अपनाता है, एक होता है परिणात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। परिणात्मक और दूसरा क्या होता है? गुणात्मक विधि। परिणात्मक और गुणात्मक, परिणात्मक के अंतर्गत क्या आता है? बैंक दर आता है, बैंक दर आता है, रेपो रेट आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, रेपो रेट आता है, ठीक है। नगद आरक्षित अनुपात आता है, नगद आरक्षित अनुपात आता है और वैधानिक तरलता अनुपात आता है, वैधानिक तरलता अनुपात आता है, ठीक है। और गुणात्मक के अंतर्गत क्या आता है? मार्जिन निर्धारण, ठीक है, मार्जिन निर्धारण, ठीक है, मार्जिन निर्धारण आता है, नैतिक मापदंड आता है, नैतिक मापदंड आता है, ठीक है। उसके बाद शाख मापदंड आता है, शाख मापदंड आता है, ठीक है। और शाख स्वीकृति भी आता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? सभी लोग बी बोल रहे हैं क्या? सभी लोग बी बोल रहे हैं क्या? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि शाख जमा अनुपात जो होता है ये शाख नियंत्रण का उपाय नहीं है आरबीआई का, ठीक है। शाख नियंत्रण पे दो तरीके से करता है आरबीआई, एक परिणात्मक दूसरा गुणात्मक, ठीक है। अगला प्रश्न, आय स्फीति से अभिप्राय क्या है? आय स्फीति से अभिप्राय क्या है? आय स्फीति से क्या अभिप्राय है? आय स्फीति, आय स्फीति का मतलब क्या होता है? आय स्फीति का मतलब क्या होता है? तो आय स्फीति का मतलब ये होता है कि जब लोगों की आय में वृद्धि होती है, तो जब लोगों की आय में वृद्धि होती है, जैसे मान लीजिए कि आपकी आय में वृद्धि हो जाएगी तो आप क्या करेंगे कि आप पैसा खर्च करेंगे ना, अर्थात आप वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे। और मांग तो कोई भी बढ़ा सकता है, कोई भी बढ़ा सकता है, लेकिन क्या उत्पादन कोई भी कर सकता है? पूर्ति कोई भी बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता है। तो जब मांग बहुत ज्यादा हो जाए किसी वस्तु की अर्थव्यवस्था में और पूर्ति अर्थात उत्पादन कम रहे तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। और जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो हम और आप कहेंगे कि महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो आय स्फीति में क्या होगा कि
अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात जब लोगों की आय में वृद्धि हो जाएगी तो लोग मांग को बढ़ाएंगे, मांग बढ़ाएंगे और मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं बढ़ेगा तो कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो आप महंगाई कहेंगे कि आ गया है और उसे हम क्या बोलेंगे, आय प्रेरित मुद्रास्फीति बोलेंगे। अगला कि निम्नलिखित मदों में से कौन सा एक मद M3 का भाग नहीं है। M3 का भाग कौन सा नहीं है। अब अगर जो M3 को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो M3 इज इक्वल टू क्या होता है, MO1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा। M3 इज इक्वल टू MO1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा। ठीक है, ठीक है। तो जो चलन में मुद्रा होती है क्या उसे हम सम्मिलित करते हैं, हाँ जरूर सम्मिलित करते हैं। जो नोट और सिक्के होते हैं उसे सम्मिलित करते हैं। बैंकों के पास जो मांग जमा होती है उसे भी सम्मिलित करते हैं और बैंकों के पास सावधि जमा यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। लेकिन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के पास जो जमा होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। चलिए, लैफर वक्र किसके मध्य संबंध को बताता है। प्रश्न पूछा जाता है कि उल्टे यू आकार का जो वक्र होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे दोस्तों लैफर वक्र के माध्यम से ही जानते हैं। हाँ, तो लैफर वक्र जो है वो क्या बताता है भाई, लैफर वक्र हमें ये बताता है कि कर की दर में जैसे जैसे वृद्धि होती है, कर की दर जब शून्य से अधिक होने लगती है और इस कर के राजस्व में जब 50% की वृद्धि हो जाती है तो राजस्व अधिकतम हो जाता है और इस सीमा के बाद सीमांत कर दर के बढ़ने पे कुल राजस्व में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कर आय तथा कर की दर के मध्य संबंध को, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब बस आज के सेशन में मैं इतना ही करूंगा क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। बाकी अब हम लोग कल मिलेंगे और कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच आपको देखने को मिलेंगे और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं, जहां पर आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को देखते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है ताकि आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ मेरे द्वारा आपको कवर करवाया जा रहा है, आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर जो आप इसे ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आप बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप चीजों को मैनेज करेंगे या किस तरीके से आप चीजों को परचेज करेंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के सभी बैचेज उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए बैच अवेलेबल है, बिहार में टीजीटी पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, झारखंड में टीजीटी पीजीटी के लिए, मध्य प्रदेश में सेट के लिए, टेट के लिए, वर्ग 1 के लिए, और उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए। अलग अलग राज्यों में जो लेक्चरर और एलटी ग्रेड की परीक्षा होती है उसके लिए भी बैच अवेलेबल है। जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अलग अलग परीक्षाओं के आपको बैच देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।